अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एड के लिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कल या परसों पीपीसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आप सबको पता है कि लॉग एड अभी जो है एचईसी का पैटर्न है, वो कौन सा पैटर्न है? वो है कॉपी पेस्ट पैटर्न। कॉपी पेस्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि एचईसी करती क्या है, बैरक में से एक कोई भी सेक्शन का प्रोविज़न उठाएगी या कोई भी इलस्ट्रेशन उठाएगी। उस इलस्ट्रेशन को उठाने के बाद क्या करेगी कि उसमें से कोई भी एक या दो अल्फाज को मिस कर देगी। अब आप ये समझें कि इसका मतलब सिंपल इतना है कि बैरक का हाफिज़ होना है आपने। बैरक का हाफिज़ किस तरीके से होंगे? बैरक का हाफिज़ इस तरीके से होंगे आप कि आपने उस जो भी आपका सब्जेक्ट है रेलेवेंट, जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं पीपीसी या स्पेसिफिक जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार ख़ुद से लाजमी पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर ये है कि अभी मैंने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी मैं जो है कोशिश करता हूँ कि बैरक का वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के समझ के जो है आपको समझाऊँ, आपको डिलीवर कर सकूँ। लेकिन ये है कि लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब वो चीज़ें आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कब रेज़ कर सकते हैं? जब आपने वो चीज़ खुद से पढ़ी होगी, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो करते क्या है, डायरेक्ट आए, बैठे, लेक्चर सुना और फिर उसके बाद टेस्ट दे दिया। तो ज़ाहिर सी बात है टेस्ट के अंदर उनके अच्छे मार्क्स आ भी गए, चलो उसके अंदर वेब जनरेटेड टेस्ट के अंदर। लेकिन कल कला को जो आपका टेस्ट होगा किसके अंदर, एचईसी के अंदर, वहाँ पर तो सारा का सारा आपका बैरक से आता है टेस्ट। अब बैरक के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोविज़न है, नॉट फिट स्टैंडिंग क्लास से शुरू हो रही है या फिर वो स्टार्ट हो रही है फॉर सपोज़ के सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड से। जिन्होंने बैरक को पढ़ा ही नहीं होगा, जिनको बैरक के कुछ वर्ड्स समझ में ही नहीं आए होंगे, जो न्यू वर्ड्स होंगे, जो न्यू कैंडिडेट होंगे, वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि ये कहाँ से टेस्ट बन गया। फिर वो कहेंगे कि आउट ऑफ कोर्स आया, ठीक है। इस बार किसी ने कुछ इस वजह से नहीं कहा क्योंकि उनको पता था कि कोर्स से ही आया लेकिन कॉपी पेस्ट आया है, ठीक है। खैर, अभी करना क्या है, अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 299 से ऑनवर्ड। पाकिस्तान पेनल कोड 1860, ठीक है। अब मार्कर के हालात आपके सामने हैं। अब ये मार्कर कल आया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं और उसके बाद अभी ये हाल है कि एंड हो गया ये। खैर, अब इसका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है इसका 3 चैप्टर इसका है, चैप्टर 16। मतलब कि लॉग एड के अंदर 3 चैप्टर है लेकिन वैसे चैप्टर है 16। अब चैप्टर 16 है किसके हवाले से? ये है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सेक्शन 299 से ऑनवर्ड जहाँ तक चल सके वहाँ तक चलेंगे। फिर बाकी अगर इस चैप्टर का कोई भी प्रोविजंस अगर रिमेनिंग रह गए तो इंशाल्लाह फिर वो कल, फिर उसके बाद जो है 16A और उसके बाद 17। तो लॉग एड का जो सिलेबस है वो तो आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही पता चल गया होगा कि हमारे पास जो है एक है डेफिनेशंस का, उसके बाद है जर्नल एक्सेप्शंस का, फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। फिर उसके बाद आ जाता है रॉन्गफुल गेन, और रॉन्गफुल गेन वाला चैप्टर नंबर 16A है और ये चैप्टर 16 और चैप्टर 4 चैप्टर 2। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आता है चैप्टर 17 ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ पढ़ना है। इसके अंदर जो एक डेफिनेशन है थेफ्ट की, इसके अंदर नियर अबाउट कोई 20 इलस्ट्रेशंस हैं। उन इलस्ट्रेशंस को 2 बार आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि उन इलस्ट्रेशन में से अगर एक भी सवाल आ गया तो आपका एक सवाल तो पक्का है। अच्छा जी, ये है चैप्टर नंबर 17। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके लॉग एड के अंदर। खैर, कहने का मेरा मकसद क्या है, अगर हम ये देखें कि लॉग एड के सिलेबस के अंदर सवाल आते कहाँ से, एक सवाल आपका यहाँ से आ जाएगा,
2 सवाल यहाँ से आ गए, 2 सवाल यहाँ से आ गए, 2 सवाल यहाँ से आ गए और 2 से 3 सवाल यहाँ से आ गए। इट मीन्स कि सारे के सारे चैप्टर में से 1 से 2 सवाल लाजमी आते हैं और इसका मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स हैं। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना, कोई भी प्रोविज़न नहीं छोड़ना, जो भी सिलेबस के अंदर सब का सब आपने खुद से पढ़ना है और समझ में नहीं आता फिर लेक्चर सुनना है। अगर वैसे भी बैरक पढ़ने में दुश्वारी आती है, बैरक को किस तरीके से पढ़ना है, या फिर आपको यही नहीं पता कि किस तरीके से हम स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं सर हम जो है बिल्कुल बिगनर्स हैं, हमें ये बताएं कि आप किस तरीके से बैरक को पढ़ाते हैं, या फिर आप हमें बैरक को पढ़ना सिखाएं, तो भी मैं आपको सिखा दूँगा, नो इशू। अब सेक्शन नंबर 299 से चलते हैं ऑनवर्ड। सेक्शन 299 डेफिनेशंस का है। अभी इसके अंदर कौन सी डेफिनेशंस हैं? सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है किसकी? एडल्ट की। ठीक है, कह रहा है कि एडल्ट कौन होता है। अब एडल्ट के अंदर ये बता रहा है कि मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पर आपने याद रखना है कहीं कहीं 21 ईयर्स भी लिखी होगी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 18 ईयर्स। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है अर्श। अब अर्श की डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है? ये कह रहा है कि मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड बाय द चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम हिज हेयर्स। ऐसी कंपनसेशन जो कि किसको पेड की जाए? टू विक्टिम्स हेयर्स। ठीक है, विक्टिम्स के हेयर्स को जो भी कंपनसेशन दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? अर्श। वैसे ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, अर्श, दमन, ताज़ीर, ये वैसे भी जनरली आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अथोराइज मेडिकल ऑफिसर कौन होता है? अथोराइज मेडिकल ऑफिसर वो होता है जो कि अथोराइज बाय द गवर्नमेंट हो, अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो आ जाती है हमारे पास गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इकराह ताम, इकराह नाकिस। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इकराह ताम और इकराह नाकिस की। इकराह ताम और इकराह नाकिस क्या है? इकराह ताम कराहत से वर्ड निकला है। कराहत का मतलब क्या है? कि मजबूरी। मजबूरी से मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर कह रहा है मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, हिज स्पाउस और हिज ब्लड रिलेशन, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज इन फेयर। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास जितने भी ब्लड रिलेशन हैं, जिनसे शादी नहीं हो सकती, बहुत ही करीब के रिलेशन हैं, उनमें से किसी एक को किडनैप करता है और जो है फेयर में रखता है कि आप मेरा ये काम करो, आप चोरी करो, आप जो है इस शख्स की जान दो, या फिर आप यहाँ पर डकैती डालो, XYZ क्या करता है? उसको जो है मजबूर करता है। तो इकराह ताम के अंदर मजबूरी बड़ी है। यहाँ पर क्या होगा? इकराह ताम के अंदर मजबूरी जब बड़ी होगी तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो शख्स अगर कोई भी जुर्म कर ले तो उसको पूरी की पूरी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इकराह नाकिस, मजबूरी छोटी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जो मिस्टर जुलैद है, अब मैं कहता हूँ कि मिस्टर जुलैद को मैं जो है लॉ गेट पास करवा देता हूँ। अब मजबूरी छोटी है, मैं कहता हूँ कि लॉ गेट पास करवाऊँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सर्कमस्टांसेस में कि आप जो है बी को जाके मार दें। तो देखें मजबूरी छोटी है, लॉ गेट वैसे भी ये पास कर सकता है, लेकिन वो मेरी बातों में आके उस शख्स का मर्डर कर देता है तो फिर इसको पूरी की पूरी सज़ा मिलेगी। तो इकराह ताम और इकराह नाकिस की जो डेफिनेशंस है उसके अंदर जो उसका करक्स है वो यही है कि मजबूरी बड़ी और मजबूरी छोटी। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मीन्स पुटिंग फेयर ऑफ डेथ, परमिटेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंस्टेंट फेयर ऑफ सब्जेक्ट, जिना बिल जबर, मतलब कि जिना बिल जबर की एग्जाम्पल दी गई। फिर उसके बाद माइनर, माइनर मीन्स अ पर्सन नॉट एन एडल्ट। माइनर कौन होगा? माइनर वो शख्स होगा जो कि अंडर 18 ईयर्स। अंडर 18 ईयर्स अगर कोई भी शख्स होगा उसको माइनर कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाती है? नेक्स्ट डेफिनेशन कत्ल। कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। और उसके बाद आता है किसास, ताज़ीर, वली। अब किसास क्या है? ताज़ीर क्या है? वली क्या है? किसास के अंदर कह रहा है मीन्स पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट, मतलब कि जान के बदले जान और दांत के बदले दांत। ये आपने पनिशमेंट सुनी होगी, उसके कुरान पाक के अंदर भी है। ठीक है, तो किसास का मतलब कॉपी द सेम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श, दमन। ताज़ीर मतलब कि ताज़ीरात पाकिस्तान। ताज़ीर का मतलब क्या है?
ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसके अंदर किसास, दियत, अर्श, दमन नहीं है, उससे हटके अगर कोई भी पनिशमेंट दी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ताज़ीर। फिर उसके बाद आता है वली। वली मीन्स अ पर्सन इंटाइटल टू क्लेम किसास, कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसास को क्लेम करे उसको हम वली कहते हैं। उसके बाद आ जाए सेक्शन 300 से ऑनवर्ड, कत्ल। 300 कत्ल का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कत्ल की अगर आप देखें कि कत्ल की कितनी सारी जो है काइंड्स हैं, तो इसकी 4 काइंड्स आपको मिलेंगी। एक है कत्ले अमद, एक है कत्ले शिबी अमद, ठीक है, एक है कत्ले बिस सबब, और एक है कत्ले खता, ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ कत्ल हैं। अब 4 काइंड्स ऑफ कत्ल के अंदर अगर आपसे वो पूछ ले कि विच इज़ द सिमिलर पनिशमेंट विच इज़ स्पेसिफाइड इन ऑल काइंड्स ऑफ कत्ल, तो ऐसी कौन सी जो है जो ऐसी पनिशमेंट है जो कि सब के सब में सेम है, ठीक है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। खैर, कत्ल की जो डेफिनेशन है वो 300 की, हूएवर विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ विद इंटेंशन to causing bodily injury to the person by doing such act ordinary course of business nature likely to cause with the knowledge of such act immediately dangerous that it must in all probability cause death। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 303, 331, 332 पनिशमेंट के अंदर एक किसास पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजमेंट, ताज़ीर, ठीक है। उसके बाद है पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट आइदर विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। उसके बाद प्रोवाइड नथिंग इन दिस क्लास शैल अप्लाई टू द ऑफेंस कत्ल अमद इफ़ कमिटेड प्रोटेक्ट्स ऑफ द ऑनर। ऑनर किलिंग क्या होती है? अगर ऑनर किलिंग का सवाल पूछ ले, गैरत के नाम पे अगर किसी का मर्डर किया जाए तो उसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं। अब कत्ल अमद की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 300 से लेके 301 तक है, और 302 के अंदर उसकी पनिशमेंट मौजूद है। इसकी पनिशमेंट क्या क्या है? इसकी पनिशमेंट एक तो है एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, डेथ सेंटेंस, ठीक है, और डेथ सेंटेंस के बाद आ जाता है हमारे पास किसास, और किसास के बाद अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन ऑफ किसास, ठीक है। उसके बाद कत्ल अंडर इकराह ताम, इकराह नाकिस, ये 303 की डेफिनेशन है। खैर, इसको भी थोड़ा गो थ्रू करें कि अंडर इकराह ताम शल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। अगर इकराह ताम है, इकराह ताम मजबूरी बड़ी है, तो फिर जो है क्या होगा? फिर 25 ईयर्स है अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है। फिर उसके बाद इकराह नाकिस शल बी पनिश्ड विद काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड बाय हिम एंड द पर्सन काजिंग इकराह नाकिस शल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो इकराह नाकिस के अंदर पनिशमेंट कितनी आ गई कत्ल की? 10 ईयर्स। इकराह ताम के अंदर 25 ईयर्स, ठीक हो गया। विच में एक्सटेंड टू इकराह नाकिस के अंदर 10 ईयर्स। अच्छा जी, इकराह नाकिस। उसके बाद आ जाएं आप वली। डेफिनेशन ऑफ वली क्या है? डेफिनेशन ऑफ वली, इन द केस ऑफ कत्ल द वली शल बी द हायर ऑफ द विक्टिम। कोई भी शख्स जो हायर ऑफ द विक्टिम उसको वली कहा जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 300 इकराह ताम लायबल टू किसास, वेवियर ऑफ किसास। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है कत्ल की, वेवियर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ किसास 314, 315। कत्ले शिबी है अमद। अब कत्ले शिबी अमद का मतलब क्या है? कत्ले शिबी, जो वर्ड शिबी है, शिबी का मतलब कत्ल जैसा, एज इट इज़ नहीं, मतलब कत्ल जैसा है। उसने कोशिश ऐसी की कि वो शख्स मर जाए लेकिन वो बच जाता है। तो सेक्शन 315 के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है जो कहती है कि whoever with intent to causing harm to the body or mind of any person causes the death of that of any other person by means of weapon, such act of the ordinary course of business likely to cause death is commit कत्ले शिबी है अमद। यानी कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसे मरता नहीं है, लेकिन वैसे मर सकता है लेकिन वो बच गया, ठीक है। तो फिर वो क्या है? वो है कत्ले शिबी अहमद। अब कत्ले शिबी अहमद की पनिशमेंट क्या है? whoever commits कत्ले शिबी अहमद liable to दियत punishable with imprisonment discrimination which may term to extend 25 years। तो इसकी कितनी है? 25 ईयर्स। और दूसरी बात, इसकी जो पनिशमेंट है वो दियत भी है,
दियत आ गई। फिर उसके बाद आ जाएं आप पर्सन कमिटिंग सक्सेसर कत्ल ख़ता, सेक्शन नंबर 318। 318 के अंदर क्या है? 318 के अंदर whoever without any intention to cause death, harm a person, causes death of such person either by mistake of act is commit कत्ल ख़ता, यानी कि कत्ल ख़ता यहाँ पर है, कत्ल बिस्सबब लास्ट में है 318। कह रहे कि एक शख्स ने मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए से कोई ऐसा अमल किया जिससे वैसे आम शख्स मरता नहीं है लेकिन वो मर गया। मिसाल के तौर पे उसने क्या किया, उसने जो है वहाँ से गुज़र रहा था और ये समझा कि जो है बी है, लेकिन वो बी एक मर्डरर था। ए एक पुलिस वाला है और बी एक मर्डरर है, और ए बी के पीछे भागते हैं, अचानक से सी आ जाता है। अब बी ये समझा कि सी कौन है, सी बी है, उसको मार देता है। तो मारने के बाद पता चलता है ओह ये तो सी है। तो फिर इसने क्या किया, इसने कत्ल ख़ता की। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाए कत्ल शिबी अहमद, और उसके बाद आ जाए कत्ल ख़ता की पनिशमेंट क्या है। हुएवर कत्ल ख़ता शल बी लायबल टू दियत। ठीक है, दियत के बाद नेग्लिजेंट एक्ट होगा तो उसकी फिर जो है पनिशमेंट अलग हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाए कत्ल बिस्सबब। कत्ल बिस्सबब हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन काजेज डेथ टू हार्म एनी पर्सन, अनलॉफुल एक्ट बिकम्स अ काज ऑफ डेथ, अनदर पर्सन इज सेड टू कत्ल बिस्सबब। उसकी पनिशमेंट कितनी है? इसकी पनिशमेंट भी दियत है, और यहाँ पर भी आपकी दियत है। तो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जो कि चारों पर एप्लीकेबल है, तो वो कौन सी है? वो दियत है। दियत इज़ एप्लीकेबल ऑन द 4 काइंड ऑफ कत्ल। ठीक आ गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसकी इलस्ट्रेशन को अगर आप देखें, सॉरी इसकी इलस्ट्रेशन कत्ले बिस्सबब की, ए अनलॉफुली डिक्स अ पिट ऑन थ्रो विथ बट विदाउट एनी इंटेंशन काजेज ऑफ हार्म ऑफ एनी पर्सन, बी वाइल पासिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि ए जो है एक खड्डा खोदता है और वहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं लगाता। प्रिकॉशंस ना लगाने की वजह से वहाँ पर बी जो कि एक बच्चा है वहाँ से गुजर रहा होता है, और गुजरने के बाद वो वहाँ पर गिर जाता है। तो गिरने से पता चला कि यहाँ पर नेग्लिजेंट एक्ट था। क्या था? नेग्लिजेंट एक्ट था। किसका नेग्लिजेंट एक्ट था? लापरवाही किसकी थी? मिस्टर ए की। तो ये हो गया कत्ले बिस्सबब। उसके बाद वैल्यू ऑफ दिवत, द कोर्ट शल सब्जेक्ट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम इज लेड डाउन टू द होली कुरान सुन्ना कीपिंग इन व्यू। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द विक्टिम, कन्विक्ट ऑफ द हायर्स ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम को मद्देनज़र रखेंगे कि फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, फिर उसके हिसाब से उसको जो है दियत दी जाएगी। उसके बाद आ जाएं सेक्शन 332। सेक्शन 332 से ऑनवर्ड क्या चलता है? सेक्शन 332 से ऑनवर्ड हर्ट एंड इट्स काइंड्स, हर्ट एंड इट्स काइंड्स। देखें हर्ट की कितनी काइंड्स हैं, हर्ट की इकसाम आपको याद होनी चाहिए, फिर उसकी इकसाम की इकसाम भी आपको याद होनी चाहिए। अब वो किस तरीके से? वो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर बोर्ड के अंदर मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा कि हर्ट की कौन कौन सी काइंड्स हैं। आपको हर्ट की एक एक काइंड याद हो, ठीक है, और फिर उस काइंड की सब काइंड्स, यानी कि उस काइंड के अंदर बाकी जो काइंड्स है वो भी आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर अक्सर होता ये है कि हम काइंड्स तो याद रख लेते हैं लेकिन फिर बाद में जो है हम मिक्सअप कर लेते हैं उनको एक दूसरों से, तो फिर वहाँ पर हमें फिर वो चीज़ें याद नहीं रहती। अब हर्ट की कितनी काइंड्स हैं? 5 काइंड्स हैं। 5 काइंड्स कौन कौन सी हैं वो अगर हम एक बार गो थ्रू करें तो अच्छे से हम समझ सकते हैं कि हर्ट की 5 काइंड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इतलाफ़ वज़ू, फिर उसके बाद इतलाफ़ सलाहियत वज़ू। कौन सी है? इतलाफ़ वज़ू, इतलाफ़ सलाहियत वज़ू। फिर उसके बाद थर्ड काइंड कौन सी है? शजा। फिर उसके बाद फोर्थ काइंड कौन सी है? जरा। फिफ्थ काइंड कौन सी है? ऑल अदर काइंड्स, ऑल अदर काइंड्स। ठीक है, ये 5 काइंड्स ऑफ हर्ट हैं। किसकी हैं? 5 काइंड्स ऑफ हर्ट। इसका सेक्शन भी याद हो
और फिर सेक्शन के बाद इसकी काइंड्स भी याद हों। सबसे पहले क्या है, हार्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हार्ट की डेफिनेशन के अंदर उसने कुछ यूँ कहा कि whoever causes pain, harm, disease, injury to any person, impairs, disables, dismembers any organ of the body। कोई भी शख्स अगर डिसमेंबर करे, डिसेबल करे या फिर हार्ट जो है वो बॉडी पर पहुंचाए तो उसको हम हार्ट कहेंगे। फिर फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हार्ट। सबसे पहले आती है इतलाफ़ उज़ू। इतलाफ़ उज़ू की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर है, 333 यानी कि सेक्शन 333 के अंदर उसकी डेफिनेशन आ गई, इतलाफ़ उज़ू। और इसकी फिर जो है सेक्शन 334 के अंदर पनिशमेंट आ गई। अब इतलाफ़ उज़ू के अंदर क्या कह रहे हैं, whoever dismembers, imputes, severs any limbs of or organ of the body of another person is said to इतलाफ़ उज़ू। कह रहा है कि अगर कोई भी शख्स डिसमेंबर कर दे, डिसमेंबर का मतलब ये कि मिसाल के तौर पे इम्प्यूट कर देना या फिर एक बॉडी को एक जगह से हटा देना, बॉडी के किसी पार्ट को एक जगह से हटा देना, इतलाफ़ उज़ू, तलफ़ कर देना। ये वर्ड जो इतलाफ़ है वो कहाँ से निकला है, तलफ़। तलफ़ का मतलब निकाल देना। अब मेरा हाथ है, किसी ने मेरा हाथ काट दिया, ये क्या हो गया, इतलाफ़ उज़ू हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो वर्ड्स आपने याद रखने हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक है डिसमेंबर, इम्प्यूट्स, सेवर्स। डिसमेंबर्स, इम्प्यूट्स और सेवर्स, ये वर्ड्स आपने इसके लिए याद रखने हैं क्योंकि इन वर्ड्स से ही वो एक वर्ड मिस कर देगा। तो फिर क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है जब वर्ड आपके सामने से गुजरे होंगे तभी आपको वो वर्ड्स याद रहेंगे। इसकी पनिशमेंट कितनी है, इसकी पनिशमेंट आ जाती है whoever by doing such act intention by such causing hurt of any person without the knowledge of he is likely to cause hurt of the person causes itlafe uzu of any person shall with consultation of the medical officer be punished with qisas and qisas not executing punishable with equally according to injunction of Islam and offender shall be liable to arsh में punishable with either with term which may extend to 7 years। यानी कि इसकी 7 years हो गई, किसास हो गई और अर्श हो गई, और किसास भी विथ कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया आपका एक काइंड ऑफ हर्ट। फिर उसके बाद सेकंड काइंड पे आ जाए इतलाफ सलाहियत उज़ू। इतलाफ सलाहियत उज़ू। सलाहियत उज़ू का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे मेरा हाथ है, क्या है, मेरा हाथ है, लेकिन मेरे हाथ की जो रगें हैं वो ख़त्म हो गई। ठीक है, या हाथ जो है काम करना ही छोड़ गया। अब हाथ है तो सही, लेकिन उस हाथ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी सलाहियत ख़त्म हो गई। जाहिर सी बात है किसी शख्स को अगर मारना हो, उसके हाथ काटे भी नहीं और वो बेचारा ऐसे ही अधमरा पड़ा हो कि वो जो है उठने से गया या फिर जो है वो अपने हाथ ही यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे हाथ का क्या फ़ायदा। इसका मतलब ये है कि इतलाफ़ सलाहियत हुज़ू का मतलब क्या हुआ कि जिसकी सलाहियत ही ख़त्म हो जाए। पनिशमेंट क्या है, whoever by doing such act with intention to causing hurt by such person with the knowledge that he is likely to cause hurt of other person इतलाफ़ सलाहियत हुज़ू of any person shall with consultation of medical officer be punished with the किसास। ठीक है, पहले किसास हो गई अकॉर्डिंग द इंजेक्शन एंड अर्श हो गई, फिर उसके बाद 10 years ऑफ ताज़ीर। कितनी हो गई इसकी, 10 साल, और अर्श और किसास। ठीक है, किसास, अर्श और 10 years। अब उसके बाद आ जाए शजा और जरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसकी काइंड्स का भी पता हो आपको और उसकी फिर पनिशमेंट्स का भी पता हो आपको। इसके काइंड्स की तरफ बाद में चलते हैं, पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्चुअली कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें, एक क्या है शजा, क्या है शजा। शजा का मतलब क्या है, इसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। शजा का मतलब ये है कि एनी हर्ट ऑन द हेड और फेस। इसका मतलब ये इस पोर्शन से ऊपर का हिस्सा, ये जो धड़ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इस पूरे के पूरे हिस्से में किसी भी किस्म की चोट पहुंची तो वो किस में आएगी, शजा में आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जरा। जरा के अंदर क्या है कि एनी हर्ट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसके नीचे जितना भी पूरा का पूरा हिस्सा है, हाथ हो गए, बाजू हो गया, पेट हो गया, ये पूरा का पूरा नीचे का धड़, इधर अगर कोई भी इंजरी आएगी, कोई भी हर्ट पहुंचेगा तो वो क्या होगा, वो होगा हर्ट। फिर ऑल अदर काइंड्स। अब मिसाल के तौर पे कोई नई किस्म आ गई, कोई नई टेक्निक आ गई किसी को चोट पहुंचाने की। मिसाल के तौर पे किसी ने जो है एसिड वगैरह फेंक दिया और वो एसिड ऐसा था जो कि एसिड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता था,
ठीक है। लेकिन उससे उस शख्स को स्लो पॉइजन दे दिया गया, बाद में जाके उसको जो है उसकी स्किन रैप्चर हो गई, उसको जो है उसकी हड्डियाँ अंदर से ख़त्म हो गई। इस काइंड का कोई पॉइजन था, लेकिन वो पॉइजन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंड? तो फिर क्या होगा, फिर वो ऑल अदर काइंड्स में फॉल करेगी, यानी कि कोई भी ऐसा हर्ट जो कि इन में फॉल ना करता हो, इससे हट के अगर कोई और होगा तो वो ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट में फॉल करेगा। अब आ जाएं काइंड्स ऑफ शजा। शजा की कितनी काइंड्स हैं? शजा की हमारे पास काइंड्स है 6 काइंड्स हैं। कौन कौन सी? एक है शजाए खफीफ़ा, शजाए मुदिया, शजाए हाशमा, शजाए मुनक्किला, शजाए आयमा और शजाए हमारे पास है दमीगा। अब ये वर्ड्स हमें याद कैसे रहेंगे? ये वर्ड्स ऐसे याद रहेंगे जब हम इसको रट्टा लगाएंगे अच्छे से, फिर याद हो जाएंगे। खैर, मैंने किस तरीके से याद किया, आप इस तरीके से याद करेंगे। भाई सबसे पहले ये इनमें कुछ ऐसे भी काइंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि शजा में भी हैं, जो कि जरा में भी हैं। ठीक है, उनको एक साइड पे कर दे, बाकी जो अदर हों उनको फिर एक साइड पे कर देना। अब सबसे पहले क्या है? शजाए खफीफ़ा, शजाए मुदीहा, शजाए हाशिमा, शजाए मुनक्किला और शजाए आयमा, शजाए दमीगा। अब इसको क्या होगा, इसका इस तरीके से कि वो स्टेप बाय स्टेप एक जो है आपको हर्ट की काइंड बता रहा है। सबसे पहले स्किन फटी, ठीक है, स्किन फट गई, टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के स्कल नज़र आया, ठीक है, स्कल नज़र आ गया। फिर उसके बाद थर्ड काइंड के हड्डी जो है रेप्चर, हड्डी जो है क्रैक हो गई, हाँ भाई हड्डी क्रैक हो गई। फिर लास्ट में जो दमीगा है, दमीगा मतलब कि दिमाग से ही बंदा चला गया। खैर, इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, हूएवर काजिज शजा विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम काजिज शजा खफीफ़ा। खफीफ़ा का मतलब क्या होता है? खफीफ से निकला है। खफीफ़ा का मतलब मामूली। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने मारा और आपकी हल्की सी जो है वो स्किन फट गई, उसको हम कहेंगे खफीफ, यानी कि मामूली। बोन एक्सपोज नहीं हुई, हड्डी नज़र नहीं आई। उसके बाद क्या है? बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट काजेज फ्रैक्चर। हड्डी नज़र आई लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। सेकंड स्टेप पे आगे, हड्डी नज़र आई लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शजाए मुदीहा। फिर उसके बाद थर्ड कैन बाय फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम। विक्टिम की बोन भी फ्रैक्चर हो गई, विक्टिम की बोन क्या हो गई? फ्रैक्चर हो गई। अब जब बोन फ्रैक्चर हो गई उसको हम क्या कहेंगे? शजाए हाशिमा। फिर उसके बाद बाय काजिक्स फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम देयर बाय बोन डिसलोकेट। अब हड्डी अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई। किस तरीके से? अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मेरे सर पे या मेरे नाक जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई, ठीक है, और फ्रैक्चर भी हो गई। डिसलोकेट होने के बाद हम उसको क्या कहेंगे? व्हेन द बोन इज डिसलोकेटेड, शजाए हाशिमा। फिर उसके बाद बाय काजेज फ्रैक्चर विक्टिम देयर बाय बोन इज डिसलोकेटेड काजेज शजाए मुनक्किला, यानी कि हड्डी एक जगह से दूसरी जगह हो गई तो वो मुंतकिल हो गई। मुनक्किला वर्ड कहाँ से निकला है? मुंतकिल होने से, ठीक है। ये उर्दू के वर्ड्स हैं, ये अरबिक टर्म है, लेकिन क्या है, ये उर्दू के टर्म्स के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, हमारे पास जितनी भी डेफिनेशंस हैं इन वर्ड्स का कोई ना कोई कनेक्शन है उसकी अपनी ही डेफिनेशन के साथ। फिर उसके बाद आता है विद फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम बोन इज डिसलोकेटेड शजा मुनक्किला बाय। उसके बाद है काजिंग स्कल ऑफ द बोन, यानी कि अब उसका स्कल ही नज़र आ रहा है। जब उसका स्कल यानी कि जो सर है, सर का जो स्कल है ये नज़र आने लग गया, उसके अंदर का ब्रेन नज़र आ रहा है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि उसने क्या किया? उसने शजाए आयमा किया। फिर उसके बाद दमीगा। दमीगा बहुत ही मतलब कि एक ऐसी चोट है जिससे इंसान का दिमाग ही फारिग हो जाता है। किस तरीके से? कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको वो क्या करता है? वो करता है कि उसको हड्डी मारी, यानी कि स्टिक मारी। अब स्टिक मारने से क्या हुआ? वो बेचारे का जो दिमाग है, यहाँ पर दिमाग होता है लिक्विड टाइप होता है, अब वो लिक्विड अपनी जगह से हिल गया और वो बेचारा पागल हो गया। अब जब वो पागल हो गया उसको हम क्या कहेंगे? शजाए दमीगा। अब खफीफ़ा की पनिशमेंट क्या है? एनी पर्सन शल बी लायबल टू पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट विथ इम्प्रिजमेंट आइदर इम्प्रिजमेंट टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years ऑफ ताज़ीर। अब शजाए खफीफ़ा, सबसे पहले नाम लिखते हैं, 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या है? शजाए खफीफ़ा। फिर उसके बाद क्या है? शजाए मुदीहा। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है हाशिमा। और उसके बाद फोर्थ क्या आ जाता है? हाशिमा के बाद मुनक्किला। और उसके बाद फिफ्थ क्या आ जाता है? आमा, ठीक है। उसके बाद दमीगा। अब जो शजाए खफीफ़ा है, देखें वर्ड कुछ इस तरीके से कि मेरे भी जो टंग है वो स्लिप हो रही है। इसकी जो पनिशमेंट है वो है 2 years। कितनी है? 2 years।
और 2 ईयर्स के बाद जो है फर्दर ये हमें बताता है कि 2 ईयर्स एज ताज़ीर। फिर उसके बाद मुदीहा, मुदीहा की पनिशमेंट कितनी, कंसल्टेशन ऑफ किसास, और किसास के बाद आ गया इफ़ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फॉर इंजंक्शन ऑफ द इस्लाम शैल बी लायबल टू अर्श, और अर्श के बाद 5% ऑफ दियत, 5% ऑफ दियत आ गया। पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट आइदर डिस्क्रिमिनेट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स इसकी पनिशमेंट आ गई। उसके बाद हाशिमा, और जो शज्जा हाशिमा है इसकी क्या है, शैल बी लायबल टू द अर्श, और अर्श के बाद विच हैज़ बीन 10% ऑफ दियत, और 10% ऑफ दियत के बाद विच में आल्सो इम्प्रिजमेंट आइदर विच में टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये सज़ाएं बढ़ती चली जाएंगी। मुनक्किला यानी कि हड्डी अपनी जगह से मुंतकिल हो गई। अर्श, अर्श के बाद क्या है, शल बी 15% ऑफ दियत, और 15% ऑफ दियत होने के बाद टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। उसके बाद शज्जाए आयमा, शज्जाए आयमा के अंदर क्या है, अच्छा इसकी भी 10 ईयर्स है, सॉरी। उसके बाद शज्जाए आयमा के अंदर क्या है, शज्जाए आयमा शल बी अर्श, और अर्श होने के बाद 1/3 ऑफ दियत, 1/3 ऑफ दियत, 1/3 हिस्सा दियत का, 1/3 ऑफ दियत, एंड मे आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट आइदर विच में टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। और दमीगा, शज्जाए दमीगा क्या है, अर्श, और अर्श होने के, अर्श के बाद आ जाता है आपका शल बी 1/2 ऑफ द दियत, एक आधा दियत, मतलब कि दियत बढ़ गई, विच में टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 14 साल की सज़ा आ गई। ये इसकी पनिशमेंट हो गई दमीगा की। अब ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आ गए हम किस पे, शज्जा पे। अब आ गए जर पे। जरा के भी फिर अदर काइंड्स हैं, जरा जायफ़ा, जरा गैर जायफ़ा। जरा जायफ़ा मतलब कि अगर काजिज जरा इन द एक्सटेंड टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, मतलब कि बॉडी के ट्रंक के हिस्से पे, बॉडी की कैविटी के हिस्से पे, गोश्त वाले हिस्से पे अगर किसी ने कोई मारा तो वह शज्जाए जायफ़ा हो जाएगा। और गैर जायफ़ा फिर यानी कि अदर देन, यानी कि किसी हड्डी वाली जगह पे मार दिया तो फिर वो गैर जायफ़ा हो जाएगा। अब जो जायफ़ा है, जायफ़ा के अंदर क्या आ जाता है, 337। अब इसकी पनिशमेंट किस तरीके से याद होंगी, इस तरीके से याद होंगी। सबसे पहले 337 पे हमने क्या पढ़ा था, 337 पे हमने सजा पढ़ा, 337A पे उसकी पनिशमेंट आ गई, फिर 337B पे आ गए जरा, फिर 337C पे आ गई उसकी पनिशमेंट। ठीक है, 337D पे अभी डी पे आ जाएगा पनिशमेंट ऑफ जरा। अब पनिशमेंट ऑफ जरा क्या है, हूएवर बाय डूइंग एन एक्ट ऑफ इंटेंशन काजेज हर्ट to the person which knowledge with likely to hurt causes jaifa person to be likely to urge and 1/3 of the diyat and punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years। 10 साल सज़ा आ गई, और 10 साल सज़ा आने के बाद क्या हुआ कि उसको जो है अर्श भी देना पड़ गया, और फिर दियत 1/3 दियत भी देनी पड़ गई। गैर जायफ़ा के अंदर क्या है, गैर जायफ़ा के फिर फर्दर कुछ काइंड से दमीगा, बदीहा, मुतलमीहा, मुदीहा, हाशिमा और मुनक्किला। मुनक्किला फिर मुंतकिल से आ गया। ठीक है, whoever causes गैर जायफ़ा इन विच स्किन रेप्चर्स। अब ये देखें, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब स्किन रेप्चर हो गई, ब्लीडिंग निकलना लग गई, फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दमीहा। बाय कटिंग इनसाइडिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ बोन, गोश्त कट गया और हड्डी नज़र नहीं आई, गोश्त कट गया है, हड्डी नज़र नहीं आई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बदीहा। बाय लेसरेटिंग द फ्लैश, गोश्त फट गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मुतलमीहा। एक्सपोजिंग ऑफ बोन, जब हड्डी नज़र आ गई तो उसको हम क्या कहेंगे, बुदीहा, मुदीहा। फिर उसके बाद काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन, हड्डी के ऊपर फ्रैक्चर हो गया तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाशिमा। और डिसलोकेट हो जाए हड्डी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जब हड्डी डिसलोकेट हो जाएगी तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, मुनक्किला, कि हड्डी जो है डिसलोकेट हो गई, मुंतकिल हो गई, अपनी जगह से मुंतकिल हो गई। पनिशमेंट ऑफ गैर जायफ़ा, पनिशमेंट ऑफ गैर जायफ़ा जिसके अंदर दमीहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दमन है, और मे बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑफ ताज़ीर। अब इसकी सज़ाएँ जो है बढ़ती चली जाएंगी। पहले 1 ईयर है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 ईयर्स है, फिर उसके बाद 3 ईयर्स है, फिर उसके बाद 5 ईयर्स है, फिर उसके बाद 5 ईयर्स है, उसके बाद 7 ईयर्स है। क्या हो गया, 1 3 3, फिर 5 5, फिर 7 ईयर्स। 1 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर, और फिर 7 ईयर।
ठीक है, अब ये किसकी हैं? ये पनिशमेंट्स हैं आपकी सजाए गैर जायफ़ा। गैर जायफ़ा की पनिशमेंट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है काइंड्स ऑफ हर्ट डिस्कस की, फिर उसके बाद पनिशमेंट फॉर हर्ट रेशलिंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अगर कोई भी शख्स नेग्लिजेंट एक्ट करता है, 337 जी लगता है उस पर, whoever causes hurt by the rash or negligent act urged the one specified in the kind of hurt causes, he may be punished with imprisonment either for a term which may extend to 7 years, यानी कि 7 साल की सज़ा अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है, ड्राइविंग करता है। लेकिन अगर किसी को पता है भाई मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल है और फिर भी वो स्पीड में चला रहा है, इसको कहते हैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अगर कोई भी शख्स ऐसा है कि जिसकी गाड़ी का जो ब्रेक है वो आगे चल के फेल हो जाता है, तो फिर वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग में नहीं आएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर ये चैप्टर होता है यहाँ पर क्लॉज 338H पर, जो कि सेविंग्स पर ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी प्रोविजंस मैंने स्किप कर दिए हैं वो आपने खुद से पढ़ना है, क्योंकि वो एक तो वो कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछेगा काइंड्स ऑफ कत्ल के अंदर उसकी पनिशमेंट पूछ सकता है, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ हर्ट के अंदर उसकी पनिशमेंट भी पूछ सकता है और उसकी हर्ट की काइंड्स भी पूछ सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस चैप्टर का आपको एक एक वर्ड याद हो इस पूरे के पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि हर्ट के जितने भी काइंड्स हैं, हर्ट के कितने काइंड्स हैं? 5 काइंड्स हैं। 5 के 5 काइंड्स ऑफ हर्ट आपको याद हों और 5 के 5 काइंड्स हर्ट के याद भी हों और उसकी एक एक पनिशमेंट भी आपको याद हो, ठीक है। कौन कौन से थोड़ा अगर रिवाइज करें? इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, शज्जा, जरा, आल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। इतलाफ़ उज़ू का मतलब क्या था कि तलफ़ कर देना। तलफ़ का मतलब कि हाथ काट देना, बाजू काट दिया, इतलाफ़ उज़ू हो गया। सलाहियत उज़ू, हाथ की सलाहियत ख़त्म हो गई, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू हो गया। शज्जा, बॉडी के हेड और फेस पर जब भी कोई चोट लगी शजा कहलाएगा। जरा, आल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जरा हो गया। फिर जरा के अंदर 2 काइंड से, जरा जायफ़ा, जरा गैर जायफ़ा, ठीक है। बॉडी के ट्रंक हिस्से पे अगर कोई चीज़ लगी तो जरा जायफ़ा, उससे हट के लगी तो जरा गैर जायफ़ा। उसके बाद आल अदर काइंड्स, जो भी हर्ट की डेफिनेशन इन 4 के अंदर फॉल नहीं करती तो उसको हम कहेंगे आल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट, यानी कि वो इससे हट के है, तो फिर आप उसको ये कह सकते हैं। उसके अलावा हर्ट के अंदर फिर जो है हमारे पास कौन कौन से आ गए? खफीफ़ा, शजा की कौन कौन सी काइंड से? शजा खफीफ़ा, शजा मुदीहा, शजा हाशिमा, शजा मुनक्किला, शजा आयमा, शजा दमीगा। दमीगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या है, इसकी पनिशमेंट्स फिर आपको सारी की सारी याद हो, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है जो जरा थी, जरा के अंदर गैर जायफ़ा थी, गैर जायफ़ा के अंदर जो पनिशमेंट्स थी उनकी पनिशमेंट्स आपको एक एक करके सारी की सारी याद हो। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। कल हम जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला चैप्टर, जो चैप्टर 16A है, कौन सा है? चैप्टर 16 है। 16A इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 17 पर, वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपका APPC का चैप्टर हो गया क्लोज। वैसे तो ऑलरेडी प्रीवियसली भी रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद थे, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका वर्ड बाय वर्ड आप खुद से भी पढ़ें और मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँ कि आपको वर्ड बाय वर्ड आपको बताऊँ, ताकि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो होपफुली आज की जितने भी क्वेश्चंस थे आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी एक वर्ड मिस हो गया है, कोई भी एक चीज़, एक प्रोविज़न आपको नहीं आता समझ में, तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।